भारतीय इतिहास में एक साल ऐसा है जिसने देश की कहानी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और वो साल था 1857। इसे कोई सिपाही विद्रोह कहता है तो कोई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन ये कहानी है उस एक चिंगारी की जिसने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ एक अफवाह, एक सुनी सुनाई बात दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत की जड़ें हिला सकती है? 1857 की कहानी बताती है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये जो विद्रोह था ना, ये कोई एक दिन में नहीं भड़का। ये तो उन दर्जनों चिंगारियों का नतीजा था जो कई दशकों से सुलग रही थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां धीरे धीरे भारतीय समाज के हर तबके के अंदर एक गुस्सा भर रही थीं। इस गुस्से की 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, सेना के अंदर भारतीय सिपाहियों के साथ होता भेदभाव। दूसरी, आम लोगों के मन में ये डर कि अंग्रेज उनका धर्म और समाज खत्म कर देंगे। तीसरी, अंग्रेजों की राजनैतिक भूख जो एक एक कर भारतीय राज्यों को निगल रही थी। और चौथी, किसानों और कारीगरों का जबरदस्त आर्थिक शोषण। मतलब ये एक ऐसा प्रेशर कुकर बन चुका था जो बस फटने ही वाला था। और इस बारूद के ढेर में आग लगाने का काम किया इन नए कारतूसों ने। एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि नई एनफील्ड राइफल की गोलियों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और इन गोलियों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। बस यहीं से वो आग भड़की जिसने सब कुछ जला दिया। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ कारतूसों का नहीं था, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। आप सोचिए, भारतीय सिपाही को वेतन कम मिलता था, प्रमोशन के सारे दरवाजे उसके लिए बंद थे और उसे समंदर पार जाकर लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये रोज रोज होने वाला अपमान था जो उनके अंदर खौल रहा था। और राजनीतिक मोर्चे पर तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति आग में घी डाल रही थी। ये एक अजीब कानून था। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजी हुकूमत का हो जाएगा। झांसी, नागपुर, सतारा, एक एक करके कई बड़े राज्य इसी नीति का शिकार बने, जिससे राजाओं और नवाबों में जबरदस्त गुस्सा था। तो माहौल पूरी तरह तैयार था, बारूद बिछावा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारे भड़की मेरठ की छावनी में, जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी लपेट में ले लिया। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सब कुछ सिर्फ 48 घंटों के अंदर बदल गया। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। अगले ही दिन 11 मई को वो बाकी सिपाही दिल्ली पहुंच गए और लाल किले पर कब्जा कर लिया। और 12 मई तक उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। अचानक से ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, ये एक क्रांति बन गया था जिसका दिल अब दिल्ली थी। दिल्ली पर कब्जे की खबर, ये खबर नहीं थी, ये एक ऐलान था। और ये ऐलान जैसे ही फैला, विद्रोह की आग जंगल की आग की तरह पूरे मध्य और उत्तरी भारत में फैल गई। अब लड़ाई किसी एक शहर की नहीं रही। इस आग से कई नायक और नायिकाएं निकलीं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी रियासत को बचाने के लिए मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद किया। उनकी बहादुरी की दास्तां आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। कानपुर में ये लड़ाई सम्मान की थी। वहां नाना साहेब ने मोर्चा संभाला, जिन्हें अंग्रेजों ने उनके पिता की पेंशन और पदवी देने से इनकार कर दिया था। उधर अवध की राजधानी लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने छोटे बेटे के हक के लिए खड़ी हुईं। उन्होंने बगावत का झंडा उठाया और अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। और बिहार में तो कमाल ही हो गया। 80 साल के एक जमींदार कुंवर सिंह ने इस उम्र में ऐसी दिलेरी और गेरिला वॉरफेयर की तकनीकें दिखाईं कि अंग्रेज सेनापति भी हैरान रह गए। रानी, नवाब, जमींदार, सिपाही सब एक साथ खड़े थे। इस तरह के व्यापक विद्रोह को देखकर अंग्रेज शुरू में तो हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से और बहुत ही बेरहमी से पलटवार किया। इस बगावत को कुचलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इन शहरों पर दोबारा कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बागियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया या फिर तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। मकसद सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं था, मकसद था लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ पैदा करना।
तो सवाल ये उठता है कि इतनी बहादुरी और कुर्बानियों के बावजूद ये जंग जीती क्यों नहीं जा सकी। देखिए, इसकी कुछ साफ वजहें थीं। एक तो ये कि विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दूसरा, कोई एक बड़ा नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। हथियार अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कमजोर थे। और शायद सबसे बड़ी वजह यह थी कि कई बड़े भारतीय राजाओं और जमींदारों ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। तो क्या ये सब व्यर्थ गया? क्या सारी कुर्बानियां बेकार हो गईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि इसी हार की राख से एक नए भारत का, एक नई सोच का जन्म हुआ। इस विद्रोह की विफलता ने वो नींव रखी जिस पर आजादी की लड़ाई की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। इस विद्रोह ने लंदन में बैठी सरकार को हिलाकर रख दिया। नतीजा, 1858 में एक नया कानून आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। अब भारत एक कंपनी के नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश महारानी के शासन में आ गया। सेना में बड़े बदलाव किए गए और राजाओं से वादा किया गया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे। ये कंपनी राज का अंत था और ब्रिटिश राज की असली शुरुआत। तो भले ही ये लड़ाई सैनिक तौर पर हार गई, लेकिन इसने एक सोच को जन्म दिया। पहली बार उत्तर से लेकर पूरब तक लोगों ने महसूस किया कि उनका दर्द एक है, उनका दुश्मन एक है। उन्होंने खुद को सिर्फ राजपूत, मराठा या अवधी की तरह नहीं, बल्कि एक भारतीय की तरह देखना शुरू किया। और यहीं से एक साझा आज़ादी की लड़ाई का बीज बोया गया। तो अंत में वही सवाल, क्या 1857 एक नाकामयाबी थी क्योंकि वो अपना फौरी मकसद हासिल नहीं कर पाई, या ये एक शानदार नई शुरुआत थी जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी? शायद इसका असली महत्व इसकी हार या जीत में नहीं है, बल्कि उस चेतना में है जिसे इसने हमेशा के लिए जगा दिया।